सो इससे पहले तक के टॉपिक का मैंने वीडियो बना दिया था। अगर उसमें कोई भी डाउट आएगा तो अभी मैं जब आपसे पूछूंगा तब आप डाउट बताइएगा। वी विल मूव टू इवेल्युएट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इवेल्युएट द पोर्टफोलियो। टॉपिक है इवेल्युएट द पोर्टफोलियो। इवेल्युएट द पोर्टफोलियो का मतलब है जो आप पोर्टफोलियो बनाओगे। पोर्टफोलियो का क्या मतलब है कि मेरे पास जो पैसा है उसको मैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं। जैसे जो पैसा होगा अगर मुझे सेव करना है तो कुछ मैं एफडी कर रहा हूँ, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ गोल्ड खरीद रहा हूँ, कुछ शेयर खरीद रहा हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ। तो ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह हुआ ये मेरा पोर्टफोलियो बन गया। या अगर मैं सारा का सारा पैसा केवल म्यूचुअल फंड में डालता हूं। अब म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे टाइप हैं। म्यूचुअल फंड के जो भी टाइप हैं जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ, या डेट फंड हुआ, या इक्विटी फंड हुआ, या बैलेंस्ड फंड हुआ। तो अगर मैं केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसमें अगर मैं अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो कुछ अमाउंट मैंने डेट फंड में डाला, कुछ अमाउंट मैंने इक्विटी फंड में डाला, कुछ अमाउंट मैंने डेट फंड में डाला, कुछ इक्विटी फंड में डाला। तो सारा पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में ही डाला है, बट म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप में डाला है। सो दैट विल बिकम माई पोर्टफोलियो। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे तभी पोर्टफोलियो बनेगा। सेम एरिया में लेट्स से आप सारा का सारा पैसा केवल स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हो, शेयर मार्केट में डालना चाहते हो, और शेयर मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज हैं। आप कुछ अमाउंट एसबीआई के शेयर खरीद रहे हो, कुछ अमाउंट से आपने इन्फोसिस का शेयर्स खरीदे, कुछ अमाउंट से टाटा के शेयर्स खरीदे, तो वो आपका पोर्टफोलियो बन गया। सो दैट बिकम्स माई पोर्टफोलियो। तो इस पोर्टफोलियो का इवेल्युएशन करना है, मतलब जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, जो मैंने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है, क्या वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट या मेरा जो पोर्टफोलियो है क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। दैट इज द टॉपिक, दैट इज टू इवेल्युएट द पोर्टफोलियो। टू इवेल्युएट द पोर्टफोलियो इज नथिंग बट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जैसे आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे करते हैं, आपको हमने एक यूनिट पढ़ाया, उसके बाद उसका टेस्ट रख लिया, तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि क्या समझ में आया आपको और क्या समझ में नहीं आया। दैट इज योर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ अ स्टूडेंट, योर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ ए कैंडिडेट। इसी तरीके से जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कैसा रिटर्न दे रहा है, दैट इज द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग the performance of portfolio or mutual funds. So it is what? It is the process of determining the performance of portfolio or mutual funds. It involves computation of risk and return of the portfolio and comparing them with the risk and return of the benchmark index. समझिए, इस टॉपिक से पहले तक, अब तक आपको रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के क्या स्टेप्स हैं, ये सारे चीज बताया गया। अब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये अगर हमें इवेल्युएट करना है तो इवेल्युएशन कैसे हो रहा है देखिए। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो पहले आपको अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करना है और रिटर्न कैलकुलेट करना। अलग अलग रिस्क अल्फा से कर सकते हैं, बीटा से कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से कर सकते हैं, वेरिएंस से कर सकते हैं। और रिटर्न की बात आएगी तो सिंपल इंटरेस्ट से करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से करिए, या एनुअलाइज्ड रिटर्न करिए। सो दैट विल बी रिटर्न। तो अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। अब इसको वी विल कंपेयर विद रिस्क एंड रिटर्न ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स। अब मुझे कैसे पता चलेगा किसी एक क्लास में बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है? तो तभी पता चलेगा जब उस क्लास का एक टॉपर होगा, उस टॉपर के कितने मार्क्स आए, लेट्स से 20 में से उसके 16 आए, और बाकी के कितने आए, किसी का 15 आया, किसी का 12 आया, किसी का 8 आया। तो जो 16 मार्क्स है वो मेरा बेंचमार्क हो गया, जो हाईएस्ट मार्क्स आया वो मेरा बेंचमार्क हो गया।
और उसके बेसिस में मैं कंपेयर कर रहा हूं कि बाकी लोगों के मार्क्स कैसे हैं। इसी तरीके से जब मैं अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करना चाहता हूं तो मैं अपने पोर्टफोलियो का रिस्क देख रहा हूं और रिटर्न देख रहा हूं पोर्टफोलियो का। इसके अलावा मैं मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे कि शेयर मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स 30 इज अ बेंचमार्क इंडेक्स, या निफ्टी 50 इज अ बेंचमार्क इंडेक्स, या बैंकिंग सेक्टर एक बेंचमार्क इंडेक्स बनता है, या सॉफ्टवेयर कंपनी सारी रहे तो उनका जो इंडेक्स बनेगा दैट इज बेंचमार्क इंडेक्स। तो जो मार्केट का इंडेक्स है जैसे सेंसेक्स 30 है या निफ्टी 50 है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका रिस्क क्या है, उसका रिटर्न क्या है, उसके साथ मैं अपने पोर्टफोलियो के रिस्क और रिटर्न को कंपेयर करूंगा। तो ये कंपैरिजन मुझे हेल्प करेगा टू इवैल्यूएट। जैसे क्लास टेस्ट लिया मैंने तो 20 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो 20 मार्क्स इज माय बेंचमार्क, इसके कंपैरिजन में स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है, सो वो मुझे कंपैरिजन हेल्प करेगा कंपेयर करने में। सो दैट इज अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसी तरीके से पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क इंडेक्स लाइक सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50। तो ये है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फॉर दिस वन हैज टू मेक श्योर वन कंपेयर्स सिमिलर फंड्स। देखिए, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो सिमिलर फंड्स को कंपेयर करना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं, क्या मैं बीवॉक के स्टूडेंट्स के मार्क्स को एमबीए के स्टूडेंट्स के मार्क्स के साथ कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन दोनों एमबीए के स्टूडेंट्स का जो कोर्स है और बीवॉक के स्टूडेंट्स का जो कोर्स है एकदम अलग है, तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जब हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, वन हैज टू मेक कंपैरिजन फॉर सिमिलर फंड्स। फॉर एग्जांपल, ए लार्ज कैप फंड विद अनदर लार्ज कैप फंड का कंपैरिजन होना चाहिए। ए मिड कैप फंड का कंपैरिजन दूसरे मिड कैप फंड के साथ ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाटा मोटर्स के फंड का कंपैरिजन तो हमें सिमिलर फंड को सिमिलर फंड के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है दैट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद टाटा मोटर्स की हम बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का अगर मैं शेयर लेता हूं तो उसके शेयर का कंपैरिजन दूसरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि टाटा मोटर का जो शेयर है उसको हम किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। या कोई लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप फंड का मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टाटा मोटर्स हो गया या एसबीआई हो गया, ये लार्ज कैप फंड है। मिड कैप फंड होती हैं जो कंपेयर टू लार्ज कैप फंड उनका कैपिटलाइजेशन कम होता है, थोड़ी छोटी कंपनियां होती हैं, लिस्टेड हैं, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज में है, सेंसेक्स में है, बट दीज आर लिस्टेड कंपनीज हैं, बट इनका जो फंड है या इसका जो साइज है, इनका साइज छोटा है। जैसे जुबलियन ग्रुप हो गया जो पिज्जा वाली कंपनी है, तो ये मिड कैप में आती हैं। तो लार्ज कैप के फंड को लार्ज कैप के साथ कंपेयर करिए, मिड कैप के फंड को मिड कैप के साथ कंपेयर करिए। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो सपोज मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का है, तो मुझे म्यूचुअल फंड के इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करना चाहिए या दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करना चाहिए। मैं अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो किसी के रियल एस्टेट मतलब जो प्रॉपर्टी खरीदता बेचता है, उसके फंड के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिकॉज मेरा जो रिस्क है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स। उनका जो रिस्क है वो एकदम अलग है, मेरा रिस्क एकदम अलग है, तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो जब भी हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, मेक श्योर कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका कंपैरिजन सिमिलर पोर्टफोलियो के साथ हो या आप बेंचमार्क इंडेक्स के साथ ही कंपेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ईच कैटेगरी ऑफ फंड हैज डिफरेंट ड्राइवर का मतलब यहां पे गाड़ी चलाने वाला नहीं, ड्राइवर का मतलब डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट रिस्क, डिफरेंट रिटर्न्स, सो डिफरेंट ड्राइवर ऑफ परफॉर्मेंस and each set behaves differently across the market cycles.
जैसे अभी के सिचुएशन में, लॉकडाउन के सिचुएशन में देख रहे हैं, पूरा का पूरा शेयर मार्केट गिरा है। शेयर मार्केट गिरा है तो म्यूचुअल फंड गिरा हुआ है। लेकिन आप इसी बीच में देख रहे हो कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही हैं? जब सारा शेयर मार्केट गिरा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही है? क्योंकि इस समय सभी को दवाइयों की जरूरत है। दूसरा, जो अभी एक 10 दिन पहले जो एक बहुत बड़ी डील हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, जहां पे जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयां बनाने वाली कंपनीज हैं, इनके लिए अमेरिका का मार्केट ओपन कर दिया गया है। मतलब क्या है कि इंडिया की बनी हुई दवाइयां अमेरिका में बिकेंगी। तो इससे तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मार्केट ओपन हुआ है, इसलिए परफॉर्म करनी। तो क्या मैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के पैरामीटर हैं या उसका जो रिटर्न और रिस्क है, क्या मैं उसको कंपेयर कर सकता हूं विद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? इस समय लॉकडाउन के सिचुएशन में जहां घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है, तो लोग गाड़ी खरीदेंगे क्या? दुकानें बंद हैं तो लोग गाड़ी खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। जब गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही हैं तो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी के शेयर मार्केट क्या होंगे? फॉल हुए। लेकिन उसी समय में जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, वो सभी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सो कैन बोथ बी कंपेयर्ड? आंसर इज नो। इसलिए बोल रहा है कि जब आप परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करते हैं तो हर एक फंड का पोर्टफोलियो का कंपैरिजन सिमिलर फंड या पोर्टफोलियो से करना चाहिए। So each category of fund has a different driver of performance and each set behaves differently across the market cycles. A good fund should outperform or do better than its benchmark and category. तो एक अच्छा फंड जो होगा, एक अच्छा पोर्टफोलियो जो होगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा बेंचमार्क के साथ या आपने किसी और सिमिलर फंड के साथ जो कंपेयर किया है कैटेगरी में, है ना। एक म्यूचुअल फंड का आपने पोर्टफोलियो बनाया है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा तभी बोला जाएगा जब ये सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 के साथ अच्छा रिटर्न दे रहा हो। जैसा वो लोग रिटर्न दे रहे हैं वैसा ये अगर रिटर्न दे, या फिर आप दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करो, वो भी अगर अच्छा, उसके कंपैरिजन में अगर मेरा पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो माय पोर्टफोलियो इज परफॉर्मिंग गुड। तो ये मेरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हुआ। सपोज इफ देयर आर 15 फंड्स इन द कैटेगरी मतलब सिमिलर फंड, जो हमने यहां बात किया था ना, सिमिलर फंड होने चाहिए। तो अगर 15 सिमिलर फंड है and the fund across time frames is amongst the bottom 3 and not able to beat category average, it indicates a good fund should outperform or do better than its benchmark and category. ये वापस यहाँ रिपीट हुआ। If there are 15 funds in the category and the funds across the time frame amongst the bottom 3 and not able to beat the category average, it indicates that one could go with better funds out there. मतलब समझते हैं, मेरे पास 15 ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 15 ऑप्शन है, 15 पोर्टफोलियो है मेरे पास। इन 15 पोर्टफोलियो का मैं परफॉर्मेंस देखूंगा। और वो परफॉर्मेंस कैसे देख सकते हैं? रिस्क देखिए, रिटर्न देखिए, या शार्पे रेशियो बनाइए हर एक फंड का। शार्पे रेशियो लेट से बना दीजिए और उसका रैंकिंग कर दीजिए, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो बॉटम थ्री है विच इज नॉट एबल टू मीट द कैटेगरी एवरेज, उसको आप क्यों लोगे? ऐसी जगह पे आप वो क्यों इन्वेस्ट करोगे जो एवरेज ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जो 15 हमने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से टॉप परफॉर्मर होगा, फिर उससे कम, इन 15 का एक एवरेज रिटर्न निकाल लो, एवरेज रिस्क निकाल लो, या उसका एक शार्पे रेशियो निकाल लो 15 फंड का। सभी 15 फंड का एवरेज के साथ कंपेयर करो। अगर कोई फंड एवरेज से कम दे रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, या वो जो आपका पोर्टफोलियो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। दिस इज व्हाट इवेल्युएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज। तो नेक्स्ट टॉपिक से पहले आप नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नो अबाउट द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए जब हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। तो मैं ये इन कॉन्टेक्स्ट टू म्यूचुअल फंड बता रहा हूं, बट ये स्ट्रेटजी किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है।
म्यूचुअल फंड के साथ मैं बता रहा हूं, आप इसको शेयर मार्केट के साथ भी यही स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं या किसी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहो। सो इट टेक्स मच मोर देन जस्ट बाइंग अ टॉप परफॉर्मिंग फंड इफ यू वांट टू अर्न हाई रिटर्न फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड खरीदना तो इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। आपके मोबाइल में ऑप्शन है, आप म्यूचुअल AMFI का ऐप डाउनलोड करिए, म्यूचुअल फंड या डायरेक्टली कोटक म्यूचुअल फंड से आप फंड खरीदना चाहते हो तो डायरेक्टली कोटक म्यूचुअल फंड में जाइए, पैसा डालिए और खरीद लिया। तो खरीदना या इन्वेस्ट करना ये बहुत आसान है। डिफिकल्ट पार्ट क्या है कि किसको खरीदे, किसमें इन्वेस्ट करें। सो ये क्या बोल रहा है कि इट टेक्स मच मोर देन जस्ट बाइंग अ टॉप परफॉर्मिंग फंड। जैसे जो फास्टेस्ट जो एथलीट है ना, हुसैन बोल्ट 4 साल तक प्रैक्टिस करता है, 4 साल तक दौड़ता रहता है, और जब ओलंपिक आता है तो उसको दौड़ना कितना पड़ता है, दौड़ने के लिए वो केवल 9 सेकंड से भी कम लेता है बस। मतलब आप 4 साल का प्रिपरेशन 9 सेकंड के लिए कर रहे हो। इसी तरीके से जो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड खरीदना, ये डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड खरीदना बहुत आसान है, पैसा है कहीं भी डालना बहुत आसान है, पर कहां डालें दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो समझते हैं कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट। आप कितना रिस्क कैरी कर सकते हो, इसको समझो पहले। बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट प्लान्स आर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। डेट फंड किसी और के लिए है, इक्विटी फंड किसी और के लिए हो सकता है, बैलेंस फंड किसी और के लिए हो सकता है, SIP किसी और के लिए हो सकता है, या ये सारे चीज किसी एक पर्सन के लिए भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड हैव डिफरेंट रिस्क, और हर एक रिस्क के लिए अलग एक इन्वेस्टर होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप कितना रिस्क कैरी कर सकते हो ये डिफाइन होना चाहिए। Investing in a fund which does not suit your risk appetite can make you exit the fund sooner than you should, resulting in lower returns or even losses. तो अगर आप जितना रिस्क कैरी करना चाहते हो उसके हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो तुरंत उससे एग्जिट हो जाइए। अगर आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम है और आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुरंत वहां से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि इट इज बेटर कि आप कम लॉस रहे या कम रिटर्न बनाए दैन ह्यूज लॉस बनाने से अच्छा है कि कम रिटर्न बनाए। क्योंकि अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस केस में आपके पास रिटर्न भी कम होने के चांस है। रिटर्न ज्यादा हो सकता है बट एट द सेम टाइम रिटर्न भी कम हो सकता है। Your age also plays a crucial role in your mutual fund investment strategy. तो जो हम रिस्क एपेटाइट की बात कर रहे हैं वो कई पैरामीटर पे एज पे भी डिपेंड करता है। यंगर पीपल हैव फ्यूअर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड कैन टेक मोर रिस्क एज दे हैव मोर टाइम टू रिकवर फ्रॉम लॉसेस। देखिए, एज जो यंग एज में है वो ज्यादा से ज्यादा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहला फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बहुत कम है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब है कि यंग जो है, लेट से जिसकी शादी नहीं हुई है, उनके बच्चे नहीं है, उनके स्पाउस नहीं है, तो या उन्होंने अपना घर नहीं खरीदा है, तो उनके पास जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लोन लिया है, लोन को देना है, बच्चे की फीस है, ये सारी लायबिलिटी नहीं है। उस केस में आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसी केस में कोई 55 ईयर्स का हो गया और 5 साल बाद वो रिटायर होने वाला है, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट न करे, क्योंकि वो उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। जैसे आप सोचिए, लॉकडाउन विद इन 3 मंथ्स में क्या से क्या हो गया शेयर मार्केट का। तो अगर किसी ने कोई 55 ईयर्स का होता और 3 महीने पहले यहां पे इन्वेस्ट कर दिया होता तो उसका तो सारा पैसा डूब गया। बट इसी केस में कोई यंग होता और उसने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो यस ऑफ कोर्स लॉकडाउन सिचुएशन में पैसा डूबा है, बट जैसे ही रिकवरी होगी, रिकवरी 6 महीने में हो या 1 साल में हो या 2 साल में हो, माई एज इज गोइंग टू सपोर्ट, उस केस में मुझे रिकवरी मिल जाएगी। तो कितना रिस्क आप कैरी कर सकते हो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा,
So keep your age in mind. Next point is diversify your mutual fund portfolio. ये तो हमेशा ही करना चाहिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी एक म्यूचुअल फंड में ना डालें, उसको डाइवर्सिफाई करें. So rather than relying on a particular type of mutual fund, keep your portfolio diversified with at least a few different types of fund. If at all a specific market segment starts underperforming, funds from other market segment can balance the portfolio and still help you earn decent returns. तो इसको वापस मैं लॉकडाउन के सिचुएशन के हिसाब से एग्जांपल देता हूं. अगर आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ फंड बैंकिंग सेक्टर से हैं, कुछ फंड ऑटोमोबाइल से हैं और कुछ फंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के हैं, तो ऑटोमोबाइल तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो अगर आपका म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होता या डाइवर्सिफाइड है, तो इवन दो इस लॉकडाउन सिचुएशन में पूरा मार्केट क्रैश है, फिर भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा. सो यू शुड डाइवर्सिफाई योर म्यूचुअल फंड एज मच एज पॉसिबल. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज नो योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. आप ये इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हो? क्या आप ये इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, क्या आपके इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो किसी ने बोला मेरे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि 5 साल बाद घर खरीदेंगे, या कोई 5 साल बाद अच्छा कोई कार खरीदना चाहता है ना, हो सकता है कोई जगुआर खरीदना चाहता है, या किसी का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हायर स्टडीज, या किसी का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है अपने पेरेंट्स के किसी एक डेस्टिनेशन टूर करवाना है, डेस्टिनेशन टूर करवाना है, उसके लिए आप फंड इकट्ठा कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. सो व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव? क्या आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए? तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है. सो लेट्स डिस्कस. One of the most important investment strategy in mutual fund is to know your investment objective clearly. For instance, someone aiming for retirement planning, जैसे कोई जॉब कर रहा है, 50 साल का हो गया या 40 साल का हो गया, वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है. और अदर लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं. कैन कंसिडर इक्विटी फंड, while someone looking for tax saving can invest in equity linked saving scheme. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव है तो ELSS में इन्वेस्ट करिए. और वहीं पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है कि रिटायरमेंट के बाद हम देहरादून में या लेट्स से मनाली में अपना रिटायरमेंट के बाद अपना लाइफ स्पेंड करेंगे, तो उसके हिसाब से अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करिए, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए. इस तरीके के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ है, लॉन्ग टर्म रिटर्न के साथ है. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिफाइन होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिफर फंड्स विद लोअर एक्सपेंस रेशियो. क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो ब्रोकिंग फर्म है या फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर अपने एक्सपेंसेस भी आपके फंड से जनरेट करेगा. तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां पे एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कितना उसका कमीशन लगता है, वो रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है. सो द एक्सपेंस रेशियो इज एन एनुअल फी दैट इन्वेस्टर्स पे टू द फंड हाउस. द लोअर द एक्सपेंस रेशियो विल बी, द हायर विल बी योर रिटर्न्स. सो इफ यू आर लुकिंग टू लर्न म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, give special attention to expense ratio of the fund. तो उस फंड हाउस में या उस फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट करिए जिसका कमीशन या जिसका एनुअल फीस कम रहे, क्योंकि बेसिकली वो फीस कहां से ले रहा है? जो आपका रिटर्न आया उसी से तो ले रहा है. तो जब वो एक्सपेंस निकाल लेगा, वो अपना फीस निकाल लेगा, तो आपका तो रिटर्न कम हो जा रहा है ना. तो ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करिए, ऐसे फंड हाउस से इन्वेस्ट करिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, सो दैट आपका रिटर्न ज्यादा रहे. एक और पैरामीटर है, लास्ट पैरामीटर, दैट इज ट्रैक एंड एडजस्ट. ट्रैक एंड एडजस्ट का ये मतलब है कि आप उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहिए. जो आपका पोर्टफोलियो है उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहिए, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि दैट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. इसके पहले जो हमने डिस्कस किया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रेगुलर करते रहिए.
या अगर आपका फंड मैनेजर है या एजेंट है, उसको बोलिए कि एवरी मंथ वो आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का रिपोर्ट सबमिट करे। सो रेगुलर उसको मॉनिटर करिए, क्या मेरा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसमें से कुछ फंड को कहीं और एलोकेट करिए, या उसको शिफ्ट कर दीजिए, या स्विच कर दीजिए, किसी और म्यूचुअल फंड में स्विच कर दीजिए। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट फॉर दैट यू मस्ट ट्रैक। ट्रैक करने के बाद यू मस्ट चेंज और यू मस्ट एडजस्ट। सो लेट्स डिस्कस क्या बोल रहा है। Once you have invested in a mutual fund, make sure that you check the performance of your investment regularly. Give adequate time for the investment to grow, but do readjust the portfolio if performance of fund is below your expectations. तो जब भी ऐसा लगे कि मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या उसमें एक पर्टिकुलर जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको चेंज करिए, उसको रीएडजस्ट करिए, उसको कहीं और स्विच करिए। सो ट्रैक एंड एडजस्ट। और लॉन्ग टर्म अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो इसको तो बहुत अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो 6 स्टेप है, या 6 स्टेप्स के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हो। या जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल नहीं, एक टेबल बनाइए, टेबलर फॉर्म बनाइए, उसमें ये 6 पॉइंट्स लिखिए और इस 6 पॉइंट्स को चेक करिए, टिक करिए कि क्या आपने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो किया, सेकंड स्ट्रेटजी को फॉलो किया, थर्ड स्ट्रेटजी को फॉलो किया, 6th स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जब आप इसको, या जब आप अपने क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप उनको उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके दीजिए। सो इससे होगा क्या, इससे वो जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो ज्यादा अच्छे से कन्विंस होगा, और इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप क्योंकि रेगुलर उसमें चेंजेस कर पा रहे हैं, आपके पास एक फ्रीडम है उस स्ट्रेटजी को चेंज करने का, आपके पास फ्रीडम है फंड को मैनेज करने का, चेंज करने का, एडजस्ट करने का, तो आप उसको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे और रिटर्न ज्यादा बेटर आएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं।